बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अच्छे से पकड़ करेगा उसे एंड देन आराम से रिलीज करेगा, एकदम जल्दबाजी में रिलीज नहीं करेगा। सो ये आप जानते हो। नाउ लेट्स सी, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते हैं एंड देन फिर हमारा आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, अंडर अ गिवन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, हैंड रेज करना पड़ेगा और आंसर देना पड़ेगा। सो अंडर अ गिवन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजोग्लोबिन विल इंक्रीज इफ, आपका ये लोग ये कह रहे हैं कि आपका ऑक्सीजोग्लोबिन के बीच में डिसोसिएशन इंक्रीज होगा कौन सी कंडीशन के अंदर। सो इन विच कंडीशन यू विल फाइंड कि आपका ऑक्सीजोग्लोबिन का डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए आराम से एंड ट्राई टू आंसर दिस बाय रेजिंग योर हैंड। बड़ा ही आसान सा सवाल है अगर आपने कल का टॉपिक समझ लिया है तो। So someone has raised their hand. Anshika, 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 all three Anshika. क्या बात है? All three Anshika, whole cube, all three of them. So हम कौन से अंशिका को बोले? अंशिका, अंशु, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप बता रहे हो यहाँ पे मेरा, ठीक है। देन अंशिका जिनके ऊपर एप्रन बना हुआ है या स्टेथोस्कोप है, उनका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सर। ऑलराइट, ओके। आरुषि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। एंड द रिमेनिंग अंशिका, उनका आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन ए। मैं ये बताइए कि पीएच ब्लड फॉल्स, ये आपका आंसर यहाँ पे सही है, राइट? अगर पीएच आपका नीचे जा रहा है देन यू विल फाइंड कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का आपका डिसोसिएशन इजीली होगा। इसके जगह वो लोग ये यहाँ पे अगर लिखते हैं ना, देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो भी आपका यहाँ पे ये आंसर आपका बन सकता था, ठीक है। सो यस, बिल्कुल ऑप्शन आपका सबका यहाँ पे सही है, राइट। देन a sigmoidal curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with the dash is plotted against the PO2 fill up the blank, ठीक है। तो आप किसके अगेंस्ट प्लॉट करते हो? आपका सिग्मोइडल कर्व वाला जो ग्राफ है उसमें आप लेते हो एक साइड पे परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन और इसको आप किसके साथ प्लॉट करते हो? हैंड रेज करिएगा इसको आंसर देने के लिए, प्लीज रेज योर हैंड, ट्राई टू आंसर दिस। प्रिया भारद्वाज क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन ए। ओके, हर्षिता आपको क्या लग रहा है? सर ऑक्सीजन। राइट, एंड दीक्षा आपको? ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर। बिल्कुल इसे आप प्लॉट करोगे अगेंस्ट द ऑक्सीजन एंड दैट इज व्हाट यू गेट टू सी, ठीक है। देन अभी एक्स का भी आंसर ध्यान से करना आप लोग। लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजोग्लोबिन कर्व इज नोटिस अंडर, आपका जो लेफ्ट शिफ्ट होता है ऑक्सीजोग्लोबिन का कर्व का, वो कौन सी कंडीशन में आपको होते हुए मिलेगा? हैंड रेस करके इसका आंसर करिएगा। बताइए वरुण। सर ऑप्शन डी। आप कह रहे हो ऑप्शन डी? यस सर। पलक बेटा आपका आंसर क्या होगा? अक्षर आप बताइए तब तक आपका आंसर क्या होगा? सर बी। सर ऑप्शन बी। बैटमैन वाला बी, ओके। शालिनी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। ऑलराइट बेटा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपका लेफ्ट हैंड साइड पे कर्व तब शिफ्ट होगा जब आपका टेम्परेचर लो होगा, यू विल हैव अ लो टेम्परेचर, एंड पीएच आपका जब हाई होगा तब। पीएच हाई होना मतलब इट इज टुवर्ड्स द बेसिक साइड, तो इस कंडीशन के अंदर आपका कर्व शिफ्ट होता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो यस, ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो का यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आएगा। देन क्लोराइड शिफ्ट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू, क्लोराइड शिफ्ट आपका जो होता है वो किसके रिस्पॉन्स से आपका यहाँ पे होगा? प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए मुस्कान, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। आप एक कृतिका कौंडल आपको क्या लग रहा है? कृतिका बताइए। राइट बेटा, आप दोनों का आंसर यहाँ पे सी, HCO3 के रिस्पॉन्स में आपका क्लोराइड शिफ्ट किया जाता है। सो दैट इज व्हाट यू डू ओवर हियर। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी है, फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो।
एक और क्वेश्चन कर लीजिए यहाँ पे, ध्यान से करिएगा। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैन बी प्रमोटेड बाय, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो आपके होते हैं वो दोनों अलग होते हैं किस कंडीशन के अंदर? तो इसका भी आंसर आप दे सकते हो यहाँ पे, आसान है सवाल, इसका आंसर आप इस कॉलम से लगा सकते हो। सो प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर। अंशिका बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? अंशिका, now we have like so Sir, many. option A. Oh, अंशिका, ऑप्शन ए, ऑलराइट। वरुण आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? बेटा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहे बेटा वरुण आप घर जाके, इतना तो मैं 100% लाइक आई कैन राइट इट डाउन, यू आर नॉट स्टडिंग वेल है वरुण? यस सर। पढ़ाई नहीं कर रहे आप आजकल आप? बताइए आकाश क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। आकाश कह रहे हैं हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी, राइट। देन कृतिका कौंडल आपको क्या लग रहा है? बड़ा इतना काफी टाइम लग गया। पलक आप बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर, जल्दी बताइए। अरे आप लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हो एकदम से? सर डिसोसिएशन ऑफ, बोलो बेटा पलक बोलो। ऑप्शन ए। क्वेश्चन, अब पलक मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैन बी प्रमोटेड बाय, क्या कह रहा है यहाँ पे ये? डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है पलक? डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? सर जब अलग होना, डिसोसिएशन अलग होना, ठीक है। डिसोसिएशन का मतलब आपका यहाँ पे होता है अलग होना, सेपरेट होना, टूट के बाहर जाना, अलग हो जाना, दैट इज मीन डिसोसिएशन, राइट। तो आप बताइए, अगर हम बात करते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन है यहाँ पे हमारा, एंड यू हैव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो इनका डिसोसिएशन काफी अच्छे तरीके से इजीली कौन सी कंडीशन में होगा? तो बेटा उसका आंसर तो आएगा ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। जब CO2 का लेवल बेटा ज्यादा होगा आपके ब्लड के अंदर, वही तो दो टाइम पे तो आपका ऑक्सीजन ग्लोबिन आपका इजीली डिसोसिएट होगा। क्या आप सबको ये बात समझ आ रही है जो मैं आपको क्या कह रहा हूँ? जब आप Yes, sir. ऑक्सीजन, हम जो कहते हैं कि ये इजीली डिसोसिएट कब होंगे? व्हेन यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ CO2। वो टाइम पे लोग काफी इजीली एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि वो टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है कि फटाफट आपको उसे रिलीज करना पड़ता है। सो यू विल फाइंड दे आर गोइंग टू डिसोसिएट, they are going to dissociate when you have a high amount of CO2 in the blood। पलक समझ आ रही है वाली बात? यस सर। पक्का? देन वरुण आपको समझ आ रहा है? यस सर। सर थोड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया। नहीं चलेगा ना बेटा, नहीं चलेगा, मार्जिन ऑफ एरर होना नहीं चाहिए ज्यादा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो हम यहाँ पे और कुछ समझते हैं, यहाँ पे लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर। तो चलिए यहाँ पे इस पिक्चर को देखते हैं। ये है किशोर एंड अभिषेक लाइक संडे टेस्ट के बाद। ऑलराइट, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? कोई बता सकता है ये इस पिक्चर में ये यहाँ पे क्या हो रहा है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज हैपनिंग हियर? तो स्लाइड करते हैं। स्लाइड, टूरिस्ट। ये देखो टूरिस्ट स्लाइड कर रहे हैं, इसका अलग ही डायमेंशन में इसका आंसर होता है। एनीवन एल्स? क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो लिख देते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट स्लाइड कर रहे हैं। और कुछ? अरे वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, हैंडल्स नहीं करनी। बोलो बेटा बोलो। कनिका कुछ माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे हैं। माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, हाँ जी ये माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ठीक है। टूरिस्ट स्लाइड भी करते हैं बेटा ऊपर जाके, गलत बात नहीं है, बट अभी फिलहाल ये माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं। तो बेसिकली ये लोग दोनों खड़े हैं आपके एवरेस्ट के ऊपर, ठीक है। सो ये लोग एवरेस्ट पहुंच चुके हैं और अभी नीचे आ रहे हैं। सो अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जब आप माउंटेन क्लाइंब करते हैं, या मैं इसको इस तरीके से बोलना चाहूंगा, whenever you move to the higher altitude, जब भी आप हायर एल्टीट्यूड की तरफ मूव करते हैं, जब भी आप हायर एल्टीट्यूड की तरफ मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपका पहाड़ है, अज्यूम कर लो कि आपका यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है। तो जैसे आप हायर एल्टीट्यूड की तरफ मूव करेंगे, नीचे से आप ऊपर जाएंगे, तो याद रखना होता क्या वहां पे, यू हैव अ थिन लेयर ऑफ ऑक्सीजन इन द हायर एल्टीट्यूड, यू विल हैव अ थिन लेयर ऑफ ऑक्सीजन, या थिन लेयर ऑफ
ऑक्सीजन इन द हायर एल्टीट्यूड। सो ऑक्सीजन की जो लेयर होती है वहां पे वो काफी थिन होती है हायर एल्टीट्यूड के ऊपर, राइट। ये बात इवन आप फील कर सकते हो जब आप लाइक यहाँ से लेह लद्दाख जाते हो या लद्दाख जाते हो, तो लाइक ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वहां पे काफी थिन होती है, तो ये आपको थोड़ा उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उससे आपको दिक्कत आ सकती है। तो होता क्या है जनरली, अभी कुछ लोग होते हैं जो पहले से वहां पे रह रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपके पहले से वहां पे रह रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एज ए टूरिस्ट वहां पे जाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप माउंट एवरेस्ट। सो आप माउंट एवरेस्ट जब आप जा रहे होते हो तो पता है क्या होगा, जब आप अपना एल्टीट्यूड बढ़ा रहे होंगे, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे होते हो, तो समझो आप यहाँ पे खड़े हो, समझो आप यहाँ पे खड़े हो, राइट, और फिर 4 दिन बाद आप यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। तो जब आप ऊपर बढ़ रहे होते हो तो वो टाइम पे क्या होगा, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। सबसे पहली चीज याद रखना कि जब आप हायर एल्टीट्यूड पे आप जाते हो, सो व्हाट विल हैपन, द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ आरबीसी इन द ब्लड इज गोइंग टू इंक्रीज। ये बात याद रखना कि जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाना चालू करते हो, द अमाउंट ऑफ आरबीसी in blood is going to increase. So आपकी बॉडी क्या करती है, इट विल स्टार्ट मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ आरबीसी। वो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में आरबीसी बनाना चालू करेगी। अब आरबीसी ज्यादा अमाउंट में बनाया इसलिए जा रहा है ताकि आप जो कम एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसे आप यूज कर सको, फटाफट यूज करके आप बॉडी के टिश्यू तक आप पहुंचा सको। तो ये सबसे पहला इवेंट आपके बॉडी के अंदर होगा, दैट योर बॉडी विल स्टार्ट मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो याद रखना। तो अगर कोई पर्सन है, समझो आपका कोई फ्रेंड है जो पहले से लेह लद्दाख में रह रहा है, समझो आपका कोई फ्रेंड है जो ऑलरेडी यहाँ पे लद्दाख में आपका वो रहता है, यहाँ पे वो रहता है, स्कूल भी उसका यहाँ पे ही है, क्लासेस भी यहाँ से लगाता है वो, ठीक है। और वो अगर तुम्हारा फ्रेंड वहां पे रह रहा है तो उसके अंदर तो ऑलरेडी आरबीसी का अमाउंट ज्यादा ही रहेगा, राइट, उसके अंदर आरबीसी का अमाउंट वहां पे ज्यादा ही रहेगा। सो कोई लड़का यहाँ पे जो सिरमौर में रह रहा है और कोई है यहाँ पे जो लेह लद्दाख में यहाँ पे रह रहा है, तो अगर आप कंपेयर करते हो तो पीपल लिविंग इन हायर एल्टीट्यूड विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ आरबीसी इन द ब्लड, और जो नीचे रह रहा होता है उसके अंदर आरबीसी का अमाउंट इतना नहीं होता। जो सी लेवल के पे रह रहा होता है उसके अंदर आरबीसी का लेवल इतना नहीं होता, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ना चालू करते हैं तो आपकी बॉडी आरबीसी का अमाउंट बढ़ा देती है, योर बॉडी विल स्टार्ट मेकिंग मोर अमाउंट ऑफ आरबीसी। दो चीजें आपको याद रखनी है, जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे मूव करते हो तो आपका आरबीसी का अमाउंट आपके यहाँ पे इंक्रीज होगा। Second cheese, you will also seen, it can be also seen that you will show a rapid rate of breathing. So breathing rate is also going to increase. Your breathing rate is also going to increase. Your breathing rate also increases. और जब आप हायर एलिवेशन पे जा रहे होते हो तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को वहां पे अडेप्ट कराओ। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप समझो माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो तो आपने बोला कि आज मैं यहाँ से यहाँ चला गया या चली गई और अगले दिन मैं उठ के यहाँ से यहाँ चली जाऊंगी, ऐसे नहीं कर सकते आप। आपको एक जगह पे जाके वहां पे कुछ दिन स्पेंड करना पड़ता है। तो समझो कि ये लेट्स से ये है यहाँ पे लाइक लेट्स से दिस इज अंशिका, तो अंशिका जब यहाँ पे पहुंच जाएगी ना, तो अंशिका यहाँ पे आने के बाद क्या करेगी, शी विल स्पेंड 3 to 4 days वहां पे, वो 3 से 4 दिन वहां पे स्पेंड करेगी ताकि वो अपने आप को उस एनवायरमेंट के साथ लाइक एक्लिमेटाइज कर सके। तो ये बात भी आप याद रखना कि जब कोई माउंटेन चढ़ रहा होता है जैसे कि माउंट एवरेस्ट या कांचनजंगा, तो उन्हें अपने आप को एक्लिमेटाइज करना होता है एनवायरमेंट के साथ, वो सीधे सीधे ऊपर चढ़ के नहीं जा सकते हैं। तो समझो अगर कोई यहाँ पे जाके रुक रहा है, बेस कैंप बना रहा है, तो यहाँ पे बेस कैंप बनाने के बाद यू हैव टू स्पेंड अराउंड लाइक 3 to 4 days, 3 से 4 दिन आपको यहाँ पे स्पेंड करने होते हैं ताकि आपकी बॉडी उस एलिवेशन के साथ, उस एल्टीट्यूड के साथ अपने आप को अडेप्ट कर ले। जब आपकी बॉडी यहाँ पे अडेप्ट कर लेती है, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट। फिर आप क्या करते हो, फिर वापस वहां पे जाने के बाद आप वापस वहां पे 3 से 4 दिन आप वहां पे स्पेंड करोगे, आप आगे ऊपर नहीं जाओगे, आप ऊपर जाओगे क्योंकि जब जैसे आप ऊपर जा रहे हो आपकी बॉडी को अडेप्ट करना है, तो अगेन ऊपर जाने के बाद वहां पे फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे एंड देन यू विल सी कि मेरी बॉडी अडेप्ट करिए 3 से 4 दिन एंड देन फिर आप आगे बढ़ते हो। इसलिए जब आप माउंट एवरेस्ट चढ़ते हो या आप कोई बहुत बड़ा माउंटेन अगर आप प्लान करते हो लाइक क्लाइंब करने का, तो उसमें काफी दिन लग जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कैसे आज 5 किलोमीटर अगले दिन 5 किलोमीटर, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू स्पेंड टाइम ओवर देयर ताकि आपकी बॉडी अपने आप को उस एनवायरमेंट के साथ, उस एटीट्यूड के साथ अडेप्ट कर पाए। सो एक्लिमेटाइजेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात याद रखना कि ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग एक्लिमेटाइजेशन
इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी दौरान आपकी बॉडी भी आरबीसी का अमाउंट यहाँ पे बढ़ा के आपको लाइक देगी. सो दैट इज व्हेन आल्सो विल फाइंड कि आपको बॉडी आरबीसी का अमाउंट बढ़ाना चालू करता है. ठीक है, फिर ऐसे करके आप और ऊपर जाते हो, फिर आपको याद आता है कि अरे संडे टेस्ट आ गया संडे टेस्ट आ गया, मिस हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट यू डू, दैट इज व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर. सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो प्लीज याद रखना, व्हेन इट कम्स टू हायर एल्टीट्यूड, एज यू मूव टू द हायर एल्टीट्यूड, आपका अमाउंट ऑफ आरबीसी आपका बढ़ेगा ब्लड के अंदर, एंड आपका ब्रीदिंग रेट आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा. ठीक है, और जब आप एक हायर एलिवेशन में जा रहे होते हो तो आपके बॉडी को अडेप्ट करना होता है उस हायर एलिवेशन के साथ. थर्ड चीज याद रखना, अगर कोई है जो ऑलरेडी पहले से वही वहां पे रह रहा है तो उनके अंदर आरबीसी का काउंट काफी ज्यादा होगा कंपेयर टू हम लोगों के कंपेयर में, क्योंकि हम लोग नीचे रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, तो हमारे अंदर आरबीसी का काउंट थोड़ा कम रहेगा, बट उनके अंदर काफी वो ज्यादा रहेगा. ठीक है, क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर ठीक है, तो ये वाली कहानी याद रखना. बताइए वरुण, क्या चाहिए आपको, बताइए. सर अगर ऊपर से नीचे आए तो सर तब भी आरबीसी कम होगा सर, नॉर्मल हो जो ऊपर जाता है. रहते होगे. नहीं, नफे को नॉर्मल हो जाता है. समझो तुम 15 दिन माउंट एवरेस्ट पे रह के आ गए और वापस नीचे आ गए, तो नीचे आने के बाद कुछ दिनों के बाद इट विल गो बैक टू नॉर्मल कंडीशन, द आरबीसी काउंट. ओके सर. ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर. तो ये चीज होती है यहाँ पे. ठीक है, तो ये हायर वाली बात आप यहाँ पे याद रखना. अब हम यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज माय रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे समथिंग अबाउट माय रेगुलेशन ऑफ योर ब्रीदिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट माय रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. चलिए, let's talk about your regulation of breathing. और ब्रीदिंग को कौन रेगुलेट करता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो ब्रीदिंग को रेगुलेट करा जा सकता है दो तरीके से. यू हैव अ न्यूरल रेगुलेशन, एक होता है जिसको हम कहते हैं एज अ न्यूरल रेगुलेशन. अब न्यूरल रेगुलेशन में क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं. सो न्यूरल रेगुलेशन मतलब कि आपका ब्रेन के कुछ हिस्से होते हैं जो आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं. ब्रेन के कुछ हिस्से होते हैं आपके जो आपके ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं. तो ब्रेन के जो दो पार्ट्स है जो आपके ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, उनके नाम है यहाँ पे दो. एक नाम है आपका यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, दैट्स वन नेम यू विल फाइंड. और दूसरा नाम है आपका यहाँ पे पॉन्स वेरोली. ये दो इवेंट्स जो आपके होते हैं, ये जो दो ब्रेन के आपके पार्ट्स होते हैं, ये आपके ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं. यार मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरोली. तो पहले हम इसकी पिक्चर यहाँ पे देख लेते हैं. पिक्चर कहाँ पे, पिक्चर यहाँ पे हम देखते हैं. सो यू कैन सी योर ब्रेन ओवर हियर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी द पॉन्स एंड यू कैन ऑल्सो सी द मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है देखने के लिए. यू कैन सी द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड यू कैन सी द पॉन्स वेरोली ओवर हियर, राइट. और ये दोनों चीजें आपके ब्रेन के अंदर लाइक ब्रीदिंग को वो रेगुलेट करती है. दे आर गोइंग टू रेगुलेट द ब्रीदिंग इन द ब्रेन. अब चलिए इस बात को हम यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, और इसको समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली. सो अगर मैं बात करता हूँ अबाउट माय मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये एक्चुअली में करेगा क्या? ये आपके जनरल ब्रीदिंग को आपका रेगुलेट करता है. सो लेट मी राइट इट डाउन समवेयर ओवर हियर. तो अगर मैं बात करता हूँ अबाउट माय मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सो याद रखना है आपके जनरली ब्रीदिंग को रेगुलेट करेगा. सो इट कंट्रोल्स बोथ द थिंग्स. सो अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये किस चीज को कंट्रोल करता है, तो आप कह सकते हो ये चीज आपका दोनों चीजों को कंट्रोल करेगा. इट विल कंट्रोल योर बोथ योर इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन. सो इंस्पिरेशन को भी ये कंट्रोल करता है एंड इवन योर एक्सपिरेशन. सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब इसमें क्या होता है, यू विल फाइंड कि आपका मिडिल ऑब्लोंगेटा के अंदर यू विल फाइंड दो रीजन्स आपके होते हैं. तो अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं यहाँ पे, लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू समवेयर ओवर हियर. सो अगर आपका मिडिल ऑब्लोंगेटा है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं. सो अज्यूम करते हैं कि मेरा मिडिल ऑब्लोंगेटा है, अज्यूम दैट दिस इज माय मिडिल ऑब्लोंगेटा. सो अगर ये मेरा एक मिडिल ऑब्लोंगेटा यहाँ पे है तो इसके दो पार्ट्स होंगे यहाँ पे. यू विल हैव टू रीजन्स ओवर हियर. एक होता है जिसको हम कहते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एक होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप.
और उसके नीचे ही आपको एक और मिलेगा आपका यहाँ पे, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज माय वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. दैट पॉइंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. Ventral respiratory group. आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि आपका मिडिल ऑफ लंग रोल प्ले कर रहा है दोनों के अंदर, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के अंदर, और इसके अंदर आपको दो रीजन आपको मिल जाते हैं. यू हैव अ डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड यू हैव अ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. तो इतना ही अगर आप इन्फॉर्मेशन याद रखते हो, दैट शुड बी इनफ फॉर यू. ये आपके लिए इनफ रहता है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो याद रखना सबसे पहली बात, ब्रेन के कौन से दो हिस्से इन्वॉल्व है आपके यहाँ पे, मिडिल ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स फेरोली. मिडिल ऑब्लोंगेटा के अंदर आपको दो रीजन यहाँ पे मिल जाते हैं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. और ये दो चीजें आपके इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन को यहाँ पे आपका कंट्रोल करती है. दे आर द वन व्हिच आर नोन टू कंट्रोल योर इंस्पिरेशन एज वेल एज योर एक्सपिरेशन. अब इसमें आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि जो भी आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो, वो आपका यही रेगुलेट करता है. जो भी आपका नॉर्मली ब्रीदिंग आप कर रहे हो यहाँ पे, उसके लिए मिडिल ऑब्लोंगेटा आपका एक बड़ा ही लाइक जनरल बेसिक इंपॉर्टेंट रोल आप यहाँ पे प्ले करेगा. ठीक है. तो इवन जब आपको लाइक ब्रीदिंग आपको बढ़ानी होती है, कम करनी होती है, उसके अंदर भी आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके. तो अभी आप सब लोग बैठ के जो ब्रीथ कर रहे हो, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा. वो उसे कंट्रोल कर रहा होता है. तो ये बात याद रखना, ये दिमाग में आप बिठा लो. आफ्टर दैट यू विल हैव, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यू हैव अ पॉन्स फेरोली. अब पॉन्स फेरोली में क्या होता है, यहाँ पे आप देख लो. पॉन्स फेरोली विल हैव टू पार्ट्स. पॉन्स फेरोली विल हैव टू पार्ट्स. तो ये जो पॉन्स फेरोली आपका है यहाँ पे, इसके अंदर भी आपके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर. अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज मेनली concerned with, right, it is seen when it is concerned with both the inspiration and expiration. ये कहा जाता है कि आपके दोनों को ये कंट्रोल कर सकता है, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन को ये दोनों को कंट्रोल कर सकता है. और जो दूसरा सेंटर मेरा यहाँ पे होता है, दैट इज माय एपिन्यूस्टिक सेंटर. एपिन्यूस्टिक सेंटर. अब एपिन्यूस्टिक सेंटर मेरा यहाँ पे क्या करेगा, ये थोड़ा हमारे लिए अलग होता है. एपिन्यूस्टिक सेंटर जो आपका होगा पॉन्स फेरोली के अंदर, इसका काम होता है टू कंट्रोल द डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन. ये कंट्रोल कर सकता है आपकी डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन को. डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन. तो जैसे कि आप में से काफी लोग योगा करते हो सुबह उठ के, तो जब आप सुबह उठ के योगा कर रहे हो तो आप एक डीप ब्रीदिंग करते हो ना, या योगा में बताया जाता है कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी होती है. सो इन दैट केस यू विल फाइंड कि आपका एपिन्यूस्टिक सेंटर आपके यहाँ पे रोल प्ले करेगा. जब भी आप कोई डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हो, तो जो डेप्थ होता है आपके इंस्पिरेशन का, वो करने के लिए आपका एपिन्यूस्टिक सेंटर आपका यहाँ पे मदद करता है. ऑन द अदर हैंड आपका जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, ये तो दोनों चीजों को कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल्स बोथ योर इंस्पिरेशन एज वेल एज योर एक्सपिरेशन. तो पॉन्स फेरोली भी आपका एक सर्टेन रोल प्ले करेगा आपके ब्रीदिंग के अंदर. ठीक है. तो ये दोनों ऑर्गन्स आपको याद रखने, दोनों पार्ट्स याद रखने आपको ब्रेन के, which have a role to be played in terms of my regulation of your breathing. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्रेन के कौन से दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपने दो नाम याद रखने हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स फेरोली. अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आ रहा ही है, तो आपके ऑप्शन के अंदर शायद एक ही चीज होगी, एंड देन दैट इज गोइंग टू बी मेनली गोइंग टू बी मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि आपका मेन पार्ट है. दैट्स अ मेन पार्ट. ठीक है. बट पॉन्स फेरोली भी आपका एक रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ द ब्रीदिंग. तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी होगी. सो दो नाम याद रखिए. They are the part of your brain which controls your breathing. कितनी ब्रीदिंग करनी है, कितनी डेप्थ में करनी है, कितनी ज्यादा करनी है, कम करनी है, वो सब ये लोग यहाँ पे आपका कंट्रोल करेंगे. राइट. तो जब आप पानी के अंदर डुबकी लगाते हो, अंदर जाते हो, और जब आप बाहर आते हो पानी से, तो आपका ब्रेन ही सिग्नल भेज रहा होता है. आपका ब्रेन ही सिग्नल भेज रहा होता है आपके मसल्स को कि फटाफट ब्रीदिंग चालू करो, क्योंकि आपने काफी ज्यादा टाइम पानी के अंदर स्पेंड कर लिया है. ठीक है. तो जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हो या भाग रहे होते हो, तो भागने के बाद आप तुरंत ब्रीदिंग क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज ब्रेन से सिग्नल आ रहा होता है, मिडिल ऑब्लोंगेटा पॉन्स से सिग्नल आ रहा होता है आपके मसल्स तक, मतलब डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल तक, कि वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करे और फटाफट ब्रीदिंग अपना चालू कर सके. तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक है. Yes, sir. ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. अच्छा, कुछ लोग लेट आए हैं. अरे पीयूष, आप लेट हो गए क्लास में, क्या हो गया?
पीयूष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही. So this is what you find happening. So that is my middle of Longada and that is my Pons Feroli. अब नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय केमिकल रेगुलेशन. तो यहाँ पे हमने देख लिया हमारे यहाँ पे न्यूरल रेगुलेशन. अब एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी योर केमिकल रेगुलेशन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय केमिकल रेगुलेशन ऑफ माय ब्रीदिंग. अब यहाँ पे आप सीखोगे कि आपके ब्रेन को पता कैसे चलता है, आपके ब्रेन को समझ कैसे आता है कि अब ब्रीदिंग करना पड़ेगा या ब्रीदिंग का रेट बढ़ाना पड़ेगा या डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ाना पड़ेगा. आपके दिमाग को पता कैसे चलता है. तो अब ये चीज आप यहाँ पे समझोगे. अब होता क्या है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना ये लोग, आप लोग ये बात अगर समझ नहीं आई देन अच्छा नहीं होगा. सो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर. सी, आपका ब्लड, आपके ब्लड के अंदर ऐसे अगर आपके बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ेगा, अगर आपके बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ता है तो उस CO2 के लेवल को आप डिटेक्ट कर सकते हो. तो अगर आपके बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ता है, if you have a high amount of CO2 in the blood or if you have a high amount of H+ ions in the blood, अगर आपके बॉडी के अंदर CO2 या H+ ions का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, if that is going to increase, तो इसको डिटेक्ट करा जाता है by some of the रेगुलेटर्स. तो अगर ये आपका बढ़ता है आपका ब्लड के अंदर तो इसको डिटेक्ट किया जाएगा. दे विल बी डिटेक्टेड बाय सम ऑफ द रिसेप्टर्स. तो अगर आपके बॉडी में ये सब बढ़ रहा है तो क्या होगा, इसको कोई ना कोई डिटेक्ट करेगा. इनको, इस अमाउंट को कोई ना कोई करता है डिटेक्ट. अब इनको डिटेक्ट कौन करता है? बेसिकली इनको डिटेक्ट किया जाएगा बाय समवन नोन एज योर कीमो रिसेप्टर. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली दैट इनको डिटेक्ट किया जाएगा बाय सम ऑफ द कीमो रिसेप्टर्स. सो इनका अगर लेवल यहाँ पे बढ़ा तो इनको देखेगा, इनको डिटेक्ट करेगा आपका यहाँ पे कुछ कीमो रिसेप्टर्स. ठीक है. सो दैट इज वन थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. सो इट विल लिटरली बाय सम कीमो रिसेप्टर्स. अब बात ये कि यार ये कौन है कीमो रिसेप्टर्स? देखिए मेरी बात को समझिए. अगर बारिश गिर रही है और अगर डैम का पानी बढ़ने लगता है, अगर डैम का पानी बढ़ने लगता है तो वहां पे कोई ना कोई खड़ा होगा ना जो देखेगा कि अरे पानी काफी बढ़ रहा है और हमें डैम को खोल देना चाहिए. सो दैट इज लाइक अ कीमो रिसेप्टर. तो उसी तरीके से आपका कीमो रिसेप्टर यहाँ पे काम करेगा. अगर आपके ब्लड के अंदर CO2 और H+ ions का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है, अगर आपके ब्लड के अंदर CO2 और H+ ions का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो कोई ना कोई आपके बॉडी में है जो उसे देखेगा, उसे देख लेगा और फिर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा ब्रेन तक कि यार आप अपना ब्रीदिंग का रेट को इंक्रीज कर लो क्योंकि आपके बॉडी के अंदर CO2 और H+ ions का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो चुका है. तो इन्हें हम बोलते हैं एज अ कीमो रिसेप्टर्स. सो रिसेप्टर्स का काम होता है ये डिटेक्ट करना कि केमिकल लाइक CO2 एंड H+ ions का लेवल बढ़ चुका है ब्लड के अंदर एंड नाउ वी हैव टू सेंड द सिग्नल टुवर्ड्स द ब्रेन सो दैट दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग. राइट. अब ये कीमो रिसेप्टर्स होते क्या है या कहाँ पे होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है. सो यू हैव टू थिंग्स यू हैव टू नो. आपके दो नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं. एक नाम आपका यहाँ पे होता है जिसे हम कहते हैं कैरोटिड बॉडी. एक नाम यहाँ पे होता है इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कैरोटिड बॉडी. एक जो कीमो रिसेप्टर मुझे यहाँ पे मिलेगा जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैरोटिड बॉडी और दूसरा कीमो रिसेप्टर जो मुझे यहाँ पे मिलता है उसे हम कहते हैं ओटिक बॉडी. दूसरा कीमो रिसेप्टर मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे नियर द ओटिक बॉडी. तो ये दो लोकेशंस मेरे होते हैं जहां पे मेरे होते हैं कीमो रिसेप्टर. दे आर द बेसिकली द पॉइंट्स वेयर यू हैव सम कीमो रिसेप्टर्स जो डिटेक्ट करते हैं हाई अमाउंट ऑफ CO2 एंड H+ ions को. यहां तक बात समझ आ रही है? पहले ये बताओ यहां तक चीजें क्लियर है आप सबको? Yes. तो दोनों एक ही काम करते हैं. दोनों का काम एक ही होता है. बिल्कुल सही. दोनों का काम यहाँ पे आपका एक ही रहेगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. ये लोकेशन इनकी कहाँ पे होती है वो हम समझते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ओवर हियर. लेट मी ट्राई टू शो यू द पिक्चर इन दिस. यहाँ पे आपको आपका हार्ट दिख रहा है. ठीक है. हार्ट से आपकी निकल रही होती है आपकी कैरोटिड आर्टरी. हार्ट से आपकी एक आर्टरी निकल रही होती है जिसे हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी. कैरोटिड हार्ट से निकल रही होती है आपके यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी. ये जो कैरोटिड आर्टरी आपकी होती है ना, ये जो कैरोटिड आर्टरी जो आपके हार्ट से निकल रही होती है इसके ऊपर लगे होते हैं बेटा आपके कैरोटिड बॉडी. राइट. इसके ऊपर आपके लगे होते हैं आपके यहाँ पे कैरोटिड बॉडी. अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लेबलिंग में आपको यहाँ पे दिख रहा है यह वो कैरोटिड आर्टरी और उसके ऊपर ही आपको जो XX लिखा है ना लोगों ने लाइक स्मॉल डॉट X लिखा है यहाँ पे. दीज आर माय कैरोटिड बॉडीज. राइट.
दे आर माय बायोरिसेप्टर और माय कैरोटिड बॉडी यहाँ पे आपको मिल जाएगी यहाँ पे। उसी तरीके से यू हैव वन मोर आर्टरी, एक और आपके पास आर्टरी होती है, उस आर्टरी का नाम आपका होता है यहाँ पे अओर्टा। एक और आर्टरी आपकी होती है जिसका नाम होता है आपका यहाँ पे, लेट मी यूज अ व्हाइट कलर ऑन दी, इसका नाम होता है आपका यहाँ पे अओर्टा। अगर आपने कभी हार्ट बनाया होगा ना बचपन में, अगर आपने कभी बनाया होगा हार्ट, ड्रॉ किया होगा, तो आपने ये टर्म सुना होगा सब aorta। पेपर में बनाया है। अच्छा अभी भी बना रहे हो तुम। सो aorta Yes, is sir. something you will get to see in the heart। अब ये जो आपका जो ब्लड वेसल होता है aorta, तो यहाँ पे आपकी लगी होती है aortic bodies, यहाँ पे आपकी लगी होती है, you can see over here you have this aorta, और वहां पे आपकी लगी हुई आपके यहाँ पे aortic body, right? So over here you can see the aortic body। तो इनका लोकेशन याद रखना कि आपकी बेसिकली ब्लड वेसल्स जो होती है वहां पे ये वाली बॉडीज आपकी लगी हुई आपको मिल जाएंगी, और इनका एक ही काम होता है डिटेक्ट करना हाई अमाउंट ऑफ CO2 और H+ आयंस को। अगर आपके बॉडी में CO2 H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो पता है ये लोग क्या करेंगे, ये यहां से सिग्नल भेजेंगे आपके ब्रेन को, यहां से लोग सिग्नल को पकड़ेंगे, यहां से देखेंगे अरे ये तो बढ़ गया, एंड नाउ दे विल सेंड द सिग्नल वाया न्यूरॉन्स टुवर्ड्स द ब्रेन। और जैसे ही आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है कि यार बढ़ चुका है आपके लेवल के अंदर, आपकी बॉडी में CO2 H+ आयंस का लेवल बढ़ चुका है, तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन फिर सिग्नल भेजेगा आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को और आपके डायफ्राम को। तो ब्रेन अब आपका सिग्नल भेजता है आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को और आपके डायफ्राम को, और तुरंत वो रैपिडली आपका कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करते हैं, और जैसे वो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेंगे आपकी डीप ब्रीदिंग वहां पे आपकी चालू हो जाती है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। बचाइए अंजू, क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर रिपीट करना अरोटा से। देखो बेटा, aorta is going to be one of the blood vessel, it is one of the artery which is coming out from the heart। ये आपके हार्ट से आपकी आ रही होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, that is the aorta। मैं आपको दिखा दूंगा, so this is your aorta, ये आपका aorta है, ठीक है। इवन ये भी आपके यहाँ पे aorta है, this is also going to be the aorta। अब होता क्या बेटा, ये जो आपका aorta है ना, यहाँ पे आपकी कुछ बॉडीज लगी होती है, जिसे हम कहते हैं aortic bodies, जैसे यहाँ पे लेबल किया हुआ इन लोगों ने, you have something like my aortic body over there। अभी जो aortic body होती है बेटा, अलॉन्ग विद कैरोटिड बॉडी, ये डिटेक्ट करती है आपका CO2 लेवल और H+ आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को आपके ब्लड के अंदर। अगर आपके ब्लड में इन दोनों का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होगा, ये लोग अपना डिटेक्ट करेंगे, लोग कि ये लोग पहले करते डिटेक्ट कि अच्छा CO2 का लेवल बढ़ चुका है। इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, these two bodies, carotid and aortic bodies will send the signal towards the brain। ये ब्रेन की तरफ अपना सिग्नल सेंड करेंगे, और ब्रेन को जाके वो लोग वहां पे बोलेंगे कि आप अपना मतलब उन्हें जाके इन्फॉर्म करेंगे कि आपका CO2 और H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ चुका है। जैसे ही आपके ब्रेन को पता चलता है कि CO2 और H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है, तो आपका ब्रेन अब क्या करेगा, वहां से सिग्नल भेजेगा किसको, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, डायफ्राम को, एंड देन यू विल फाइंड यू विल स्टार्ट ब्रीदिंग रैपिडली, एंड उसके बाद क्या होगा, आप रैपिडली आप वहां पे ब्रीथ करना चालू करोगे। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फाइंड कि आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग आप वहां पे तुरंत बढ़ जाएगा, एंड आप जोर जोर से फिर ब्रीथ करके अपना ऑक्सीजन का सप्लाई आप इंक्रीज करोगे। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसलिए कहा जाता है बेटा हमेशा स्टार्टिंग से कि द अमाउंट ऑफ CO2 इन द ब्लड डिटरमाइंस द रेट ऑफ ब्रीदिंग। आपका जितना CO2 ज्यादा होगा उसके ऊपर डिटरमाइन करके आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग आपका कितना होगा। O2 कम होने से ब्रीदिंग रेगुलेट नहीं किया जाता, CO2 ज्यादा होने से आपका ब्रीदिंग आपका रेगुलेट किया जाता है। अंजू समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है, एंड द क्वेश्चन गोज टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये वाला पार्ट आप सबको यहाँ पे समझ आया। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट विच शुड बी थॉरली अंडरस्टूड। तो जब भी आपकी बात की जाती है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, तो आपको दो पार्ट याद रखने हैं। पहली चीज, यू हैव अ न्यूरल रेगुलेशन एंड यू हैव अ केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन में बेसिकली आप बात करते हो इन टर्म्स ऑफ द ब्रेन कि ब्रेन में क्या क्या आपको मिलेगा देखने के लिए। तो ब्रेन विल हैव टू पार्ट्स, मिडिल ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स फेरुली, राइट। पॉन्स फेरुली के आपके दो पार्ट्स आपके यहाँ पे मिल जाते हैं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, ये दो आपके पार्ट्स होते हैं, एंड कलेक्टिवली आप कह सकते हो बोथ ऑफ देम विल प्ले अ रोल इन माय इंस्पिरेशन एज वेल एज इन माय एक्सपिरेशन। देन यू हैव द पॉन्स फेरुली। पॉन्स फेरुली के अंदर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपिन्यूस्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जनरली आपका एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन दोनों को कंट्रोल कर सकता है एक सर्टेन एक्सटेंट तक, बट जो मेरा एपिन्यूस्टिक सेंटर होता है
ये मेनली आपका कंट्रोल करता है डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, आप कितने डीपली आप इंस्पायर कर रहे हो, ब्रीद इन कर रहे हो, उसको कंट्रोल किया जा सकता है बाय माय एपिन्यूस्टिक सेंटर। सो ये हो जाता है आपके यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड देन यू हैव आफ्टर दिस यू विल हैव योर केमिकल रेगुलेशन, जहां पे आप देख पाते हो यू हैव, अगर आपके बॉडी के अंदर CO2 H+ का लेवल बढ़ा, सो दीज आर द इवेंट्स व्हिच विल बी हैपनिंग, जो अभी हमने डिस्कस किए थे, और इनके थ्रू आप भी रेगुलेशन कर सकते हैं अपने ब्रीदिंग का। सो इतनी बात आपको याद रखनी, इतनी सी बात याद रखनी है, और कुछ है नहीं इसके अंदर, राइट? अगर आप इतना याद रख लेते हो दैट इज गोइंग टू बी गुड इनफ फॉर यू। तो क्या ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस टू थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। किसी का सवाल है, किसी का सवाल है? कुछ ना कुछ? नहीं, सवाल नहीं है, गलती से हैंड रेज हुआ, ठीक है। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ऑलराइट। एंड ये भी बात याद रखना कि जब आप जाते हो ना माउंटेन, एकदम हायर एलिवेशन पे, आप में से कोई गया है कभी कोई ट्रैकिंग के लिए? एनीवन ऑफ यू हैज गॉन फॉर सम काइंड ऑफ ट्रैकिंग? हर्षिता कहाँ गए थे बेटा, बताओ, बोलिए हर्षिता, बोलिए। हर्षिता नॉट सेइंग एनीथिंग। अच्छा हर्षिता अगर कोई चैट में आंसर लिख दे तो प्लीज बता देना उसने क्या लिखा है। ऑलराइट। सो इफ वैसे लाइक आप लोग तो ये भी कह सकते हो कि सर हम तो रोज ही ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, हमारा तो घर से स्कूल जाना भी ट्रैक ही हो जाता है, बट यस सर। व्हेन यू गो फॉर अ हायर एलिवेशन ट्रैक ना, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है एक्लिमेटाइजेशन का। मतलब आप अगर यहाँ से त्रियुण जा रहे हो तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, बट अगर आप बहुत लाइक ऊंचे ऊंचे ट्रैक्स कर रहे हो ना, देन वो टाइम पे आपको थोड़ा बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, दिस समथिंग नोन एज माय एल्टीट्यूड सिकनेस, दिस समथिंग नोन एज योर एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसके बारे में हम यहाँ पे कहाँ पे बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट ओवर हियर। सो दिस समथिंग नोन एज योर एल्टीट्यूड सिकनेस, जो होती है जब आप हायर एल्टीट्यूड पे आप जाते हो। सर अर्जिता ने कमेंट में लिखा है। क्या हो गया? क्या लिखा है बेटा उसने? क्या लिखा है बताना जरा पढ़ के। हिमानी चामुंडा। ओ, हिमानी चामुंडा, ऑलराइट, ओके। हाँ वो भी अच्छा ट्रैक है बेटा, वो भी अच्छा ट्रैक है। सो यू हैव एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड वैसे हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है ट्रैकिंग करना, बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं ट्रैकिंग और हाइकिंग करने के रेगुलर बेसिस पे। सो जब आपका 12th हो जाए उसके बाद आप भी लोग भी करिएगा नीट क्लियर करने के बाद, ऑलराइट। सो नाउ यू हैव समथिंग लाइक एल्टीट्यूड सिकनेस। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, एट हायर एलिवेशन क्योंकि आपका ऑक्सीजन का लेवल आप वहाँ पे कम रहेगा, एट हायर एलिवेशन क्योंकि आपके ऑक्सीजन का लेवल आप वहाँ पे कम रहता है, देन इट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। सो अब जनरली आपको एल्टीट्यूड सिकनेस के आपको सिम्टम्स क्या दिखेंगे? अगर आप हायर एलिवेशन में जा रहे हो तो आपका ऑक्सीजन तो वहाँ पे कम है, तो आपको कई बार वहाँ पे सिकनेस हो सकती है विच कैन बी फेटल एट टाइम्स। तो यहाँ पे आपके सिम्टम्स आपको क्या मिल जाएंगे? सो एक सिम्टम्स आपको यहाँ पे मिल सकता है, यू कैन हैव सिम्टम एज सिंपल एज योर लाइक ब्रेथलेसनेस, ब्रेथलेसनेस एक ये सिम्टम आपको यहाँ पे मिल सकता है। और आपके हिसाब से और क्या हो सकता है सिम्टम? आप लोग ही बताइए, आपने भी कभी ना कभी किसी टूरिस्ट को ऐसा करते हुए देखा होगा, या क्या हो सकता है आपके हिसाब से? व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो टू हायर एलिवेशन? आपको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस के? एनीवन बताइए बेटा, बताइए, बोलो। मसल्स फटिंग होगी। क्या होगी? मसल्स फटिंग। अच्छा, मसल्स फटीग, ठीक है, मसल्स आपके यहाँ पे फटीग हो जाएंगे, राइट। मसल्स बिल्कुल आप बताएंगे, बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर आप हायर एलिवेशन भी जाते हो ना, तो होता क्या है कि आपके तो ऑक्सीजन की कमी होती है आपके लंग्स के अंदर, तो आप अगर 15 मीटर भी अगर आप चलते हो तो आप थक के बैठ जाओगे, आपको एकदम थकान फील होगी, आप बैठ जाओगे। और 15 मीटर 20 मीटर आप चलोगे, फिर अगर आप थक जाओगे आप बैठ जाओगे। सो मसल फटीग इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉमन थिंग, यस। देन यू कैन हैव समथिंग लाइक योर डिजीनेस, हाई हाई अमाउंट ऑफ CO2। वो तो होगा ही, वो तो नॉर्मल सिम्टम्स होता है, सिम्टम्स वो तो नॉर्मल बात है। डिजीनेस होता है आपको ऐसे लाइक चक्कर जैसे आएंगे, राइट। यू कैन फील नॉजियाटिक, नॉजिया इज वेरी कॉमन। नॉजिया में आपको चक्कर आ सकते हैं, लाइक वॉमिटिंग हो सकती है, सो नॉजियाटिक आपको फील हो सकता है, वो चीज आपको हो सकती है।
और कुछ बेटा, और कुछ बताइए, आप लोग ही बताइए और क्या हो सकता है। आप सब लोग हिमाचल से बताइए कुछ, समथिंग, टेल मी अबाउट एल्टीट्यूड सिकनेस, बताइए। नहीं बताएंगे सर। सर उन्हें भूख, क्या बेटा, क्या? सर फूड की कमी होगी सर ऊपर। फूड की कमी होगी, क्या बोल रहे हो वरुण? सर ऑक्सीजन का अमाउंट कम वो तो होगा। कम हो गया, वो तो हो ही गया, इसलिए तो ये सब हो रहा है। ऑक्सीजन का अमाउंट आपके एटमॉस्फेयर में कम हो गया, इसलिए तो ये सारी दिक्कतें आपको यहाँ पे आ रही है। तो वही बता रहे हैं कि आपको सिम्टम्स आगे क्या क्या हो सकता है आपके हिसाब से। ब्रेथलेसनेस हो गया आपके यहाँ पे, मसल फटीग होगी आपके यहाँ पे, डिजीनेस आपको यहाँ पे आ रही है, नोजेटिक आपको फील हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं आपको, उल्टी जैसा आपको लग रहा है, नोजेटिक के अंदर वो आपका यहाँ पे आ चुका है। और क्या हो सकता है आपके हिसाब से? एक और मैं आपको एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, यू हैव समथिंग लाइक माय डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको नहीं रहता, आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको नहीं रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, या आप एक सेंस ऑफ जो आपको अंडरस्टैंडिंग होता है ना आपके सराउंडिंग का, वो आपको नहीं रहेगा। सो डिसओरिएंटेशन भी आपको यहाँ पे जनरली आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। सो डिसओरिएंटेशन इज ऑल्सो वेरी कॉमन थिंग इन दिस, राइट? देन क्या हुआ, then you can have one more thing, you'll have insomnia. आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपको रात को वहां पे वो टाइम आपको नींद नहीं आती, सो यू हैव इंसोम्निया, सो यू कैन नॉट स्लीप नाउ। अगर आपको एल्टीट्यूड सिकनेस होता है तो आप रात को सो नहीं पाते, ठीक है? एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स। सो ये आपके कुछ मेन इवेंट्स है बेटा आपके जो हो रहे होते हैं आपके यहाँ पे ड्यूरिंग द एल्टीट्यूड सिकनेस, राइट? सो एंड यू विल हैव ऑब्वियसली यू हैव अ वेरी लो ऑक्सीजन काउंट आपके रहता है आपके बॉडी के अंदर, एंड दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है? सो याद रखना, यू विल हैव अ लो CO2 लेवल और पार्शियल O2 इज गोइंग टू बी वेरी लेस एंड CO2 इज गोइंग टू बी वेरी हाई, ओके? तो ये बात याद रखनी है, these are some of the symptoms of my altitude sickness। अब आप लोग ही मुझे बताइए कि अगर किसी को altitude sickness होता है तो आप उसे क्या सजेस्ट कर सकते हो, बताइए डॉक्टर साहब, बताइए क्या आप सजेस्ट करोगे अगर किसी को होता है आपका altitude sickness, बोलिए। तो हम उससे बोल देंगे कि ज्यादा पहाड़ पे नहीं चढ़ना है, आपने ज्यादा। अच्छा ठीक है, आप बोलोगे कि बस पहाड़ पे नहीं चढ़ना है अब आपको, बहुत हो गया। बहुत हो गया स्टंट, अब आपको नहीं चढ़ना। एनीथिंग एल्स उसके अलावा और कुछ और बताइए, व्हाट यू हैव टू डू? सर सही अमाउंट में पानी पी सकते हैं। पानी पी सकते हैं, उससे क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन की कमी तो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, ठीक है, बट चलो इंटरवल के साथ चढ़े और 3-4 डेज वहाँ पे स्टे करें। अच्छा हाँ, ये कर सकते हो आप, उसे बोल दो कि आप बढ़िया वहां पे रुक जाओ। यस, यू कैन आस्क देम टू स्टे ओवर देयर फॉर फ्यू 3-4 डेज, ताकि वो वहां पे अडेप्ट कर ले अपने आप को उस एनवायरमेंट के साथ, एंड देन फिर वो आगे बढ़े। ये स्टे करा जा सकता है बिल्कुल। एल्टीट्यूड सिकनेस को अवॉइड करने के लिए यू हैव टू डू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एक्लिमेटाइजेशन। बिल्कुल सही बात बेटा, आपको अपना एक्लिमेटाइजेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट? इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। ये भी याद रखना कि अगर आपकी कंडीशन बहुत लग रहा है कि बहुत कंडीशन फेटल है, तो वो टाइम पे यू हैव टू टेल द पर्सन कि भैया आप नीचे चले जाओ, राइट? सो यू ब्रिंग देम इनटू लोअर एलिवेशन, राइट? सो आप एक और चीज यहाँ पे कर सकते हो, यू कैन ब्रिंग द पर्सन टू द लोअर एलिवेशन। सो लोअर एलिवेशन पे आप उनको लेके आ सकते हो, मतलब उन्हें बोल सकते हो कि चलो बहुत हो गया, आपकी जर्नी यहाँ पे खत्म होती है, and now you can come back to the lower elevation, so that is something can be done, right? जनरली उनको रोक के वहां पे उनको असिस्टेंस किया दिया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई उनको किया जाता है। कई बार शायद आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, आर्मी के कैंप्स होते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास होते हैं, वो लोग उसे यूज करते हैं लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए। सो दैट इज समथिंग दे डू, राइट? तो भी काफी बार किया जाता है जब सिचुएशन काफी खराब हो जाती है। तो याद रखना, एल्टीट्यूड सिकनेस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन, ओके? और इसको अवॉइड किया जा सकता है बाय ट्रेनिंग एज वेल एज बाय एक्लिमेटाइजेशन, राइट? इसके थ्रू आप एल्टीट्यूड सिकनेस को आप अपना हमेशा अवॉइड कर सकते हो। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और एक और बात आप लोग यहाँ पे याद रखना कि अगर आप इसे रेगुलेट नहीं कर, अगर आप इसे इग्नोर करते हो इस चीज को, देन इट कैन बिकम फेटल एज वेल। मतलब
अगर आप अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हो और स्टिल अगर आप आगे बढ़ रहे हो, देन ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है. It can become very much life threatening, can be seen happening over here. So that should be clear to all of you, right? क्या एटीट्यूड सिकनेस आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? यस क्लियर है सर। क्या याद रखना, इसमें कोई आप ऐसे दवाई ववाई ले नहीं सकते. यू जस्ट हैव टू इधर एक्लिमेटाइज करो या फिर आप नीचे आ जाओ एलिवेशन पे. ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ा सा लो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू एंड यू कैन कम डाउन. सो दैट शुड बी दैट. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. So we have seen the higher altitude वाली चीज, regarding the altitude sickness, and then we have seen the regulation of your breathing. तो ये तीन चीजें आज की क्लास में हमने यहाँ पे की है. We won't be going beyond this. हम इसके beyond हम करेंगे नहीं. हम इतनी चीजें यहाँ पे रखते हैं. Let's not go beyond that, क्योंकि इसके आगे आपका जो चालू होगा वो आपका होगा यहाँ पे डिसऑर्डर चालू. इस चैप्टर में बेटा आपके दो चीजें अब आपके यहाँ पे बाकी है. एक तो आपका यहाँ पे रहेगा आपका डिसऑर्डर बाकी, दैट इज समथिंग विल कवर. उसके साथ साथ आपका एक और चीज है आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, वो भी आपका एक टॉपिक है जो हमें कवर करना है. अगर आपको बाकी सारी चीजें समझ आ रही है तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. सो ये दो टॉपिक आपके रहेंगे जो हमारे लाइक नेक्स्ट वीक के 2 से 3 लेक्चर में आपके कवर हो जाएंगे. ठीक है. बट आगे बढ़ने से पहले क्या आपको केमिकल रेगुलेशन आप सबको यहाँ पे क्लियर है ऑफ ब्रीदिंग? क्लियर है सर। Yes, Yes, sir. sir. Very good. And same goes for your neural regulation as well. ठीक है. And then we have done our this tourist slide कर रहे हो, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया. Something about higher altitude. And उसमें क्या हो रहा है ये याद रखना प्लीज. यहाँ पे क्या चेंजेस आपके बॉडी के अंदर आते हैं, that is something you have to remember. Okay. And you have to know what is my altitude sickness का एक symptoms आप यहाँ पे आ जा सकते हो. अब इसके अलावा मैंने आपके साथ मॉड्यूल शेयर किया है, अगर आपने देखा होगा तो. सो मॉड्यूल के अंदर यू हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो यू हैव टू डू ऑल दोस क्वेश्चंस. जितने कर सकते हो करो, बल्कि करनी चाहिए ज्यादा क्वेश्चंस, सो दैट आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका इंक्रीज होगा. इस क्वेश्चन का आंसर कर दो हैंड रेज करके. रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर बाय रेजिंग योर हैंड. बताइए, हैंड रेज करिए और इसका आंसर मुझे बताइए पढ़ के. पढ़िए खुद से, मैं हमेशा क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, बड़ी उसमें आपको असिस्टेंस मिल जाता है. बताइए. बताइए अक्षरा, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर बी. अक्षरा धीमन कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी. और कौन था यहाँ पे जिसने हैंड रेज किया था? अंजू, बताइए. सर ऑप्शन बी. ठीक है. एनीवन एल्स विद आंसर? एनीवन एल्स? बस 2 लोग. 20 सर। बेटा हैंड रेज 20. करेगा वरुण, नहीं तो आपको मिलेंगे -20 संडे के टेस्ट में, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी. सर मेरे खुद ही कमाते हैं। तो और कम हो जाएंगे, कम भी मार्क्स आएंगे, फिर आपके टीचर से भी बात चलेगा स्कूल में कि ये क्या हो रहा है, देन प्रिंसिपल, देन घर पे. अरे काफी लोगों ने हैंड रेज किया, आई कुडंट सी. हाँ जी श्रीजल, बताइए क्या होगा इसका आंसर? Sir, option B. राइट, ऑप्शन भी आपके यहाँ पे सही आंसर है. द ब्लड लिविंग द लंग्स हैज ऑल hemoglobin oxygenated and gives up oxygen to the tissues. ये क्यों होता है? Because oxygen concentration is going to be lower in the tissues and CO2 concentration is going to be higher in the lungs. So yes, that is something you will find. So yes, option B मेरा बनेगा यहाँ पे as a correct answer. बिल्कुल सही. ठीक है. अब जितने भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं प्लीज उन्हें करिए, ताकि आपका स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बने इस टॉपिक को लेके, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ. सो लेट्स डू दैट. ठीक है. सो लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दिस. इतना ही हम लोग यहाँ पे रखते हैं. एंड इतनी चीजें आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. ओके. मैं आपको जल्दी थोड़ा सा रिलीज कर रहा हूँ बिकॉज अगेन यू हैव योर स्कूल्स का कमिटमेंट आपके, एंड सम ऑफ यू आल्सो हैव व्हाट एनुअल फंक्शन ना. आज कौन था एनुअल फंक्शन वाला हमारे पास? सलम एंड पीयूष आई गेस. सो चलिए, अक्षरा ने करनी है एनुअल फंक्शन, वो उसका है, सलम एंड पीयूष का नहीं तो है. अच्छा, अक्षरा का भी है. अच्छा ठीक है. तो या इन दैट केस चलिए फिर जाइए, like go ahead with your schedule of going to school.